क्या एक बिल्कुल ईमानदार इंसान सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से या दिमाग में आए एक पल के लालच की वजह से क्रिमिनल बन सकता है? मैं आज यही सोच रही थी। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं ना कि कानून सिर्फ हमारे फिजिकल एक्शंस को देखता है, जैसे किसने किसको मारा या किसने क्या चुराया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की आती है, खासकर ऐसी सिचुएशंस में जहां शुरुआत में कोई गलत काम नहीं हुआ था, वहां कानून एक अलग ही लेवल पर काम करता है। वहां कानून इंसान के फिजिकल एक्शन से ज्यादा उसके दिमाग के अंदर चल रही नीयत को ट्रैक करता है, यानी उसके इंटेंट को। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा फोकस है। आज हम अपने लीगल सोर्सेज, केस लॉज और टेक्स्ट के आधार पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की गहराई में उतरेंगे। हमारा मेन फोकस दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर होगा जो आम जिंदगी में हमें लगता है कि एक जैसे ही हैं, पर कानूनी रूप से बिल्कुल अलग हैं। सही कहा। पहला है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे आम भाषा में संपत्ति का बेईमानी से गबन कहते हैं, और दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपराधिक विश्वासघात। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी बात यह है कि हाल ही में हमारा लीगल सिस्टम एक बड़े ट्रांजिशन से गुजरा है। पुराने इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। राइट, वो नए लॉज। हाँ, तो हम ये भी समझेंगे कि आईपीसी के पुराने सेक्शंस जैसे 403 और 405 अब बीएनएस में सेक्शंस 314 और 316 के रूप में कैसे डिफाइन किए गए हैं। हालांकि सेक्शन नंबर्स बदल गए हैं, लेकिन इनके पीछे का जो कोर फिलॉसफी है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कानून हमारी नीयत को कैसे मेजर करता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो नए बीएनएस के सेक्शन 314 में आता है। कानून के हिसाब से ये ऑफेंस आखिर है क्या? अगर हम बीएनएस सेक्शन 314 के टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें तो इसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत स्पेसिफिक है। कानून कहता है कि ये ऑफेंस तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी से अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता है, या लीगली कहें तो कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज। वेट, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे हम फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, खेत या घर इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। सिर्फ ऐसी चीजें जिन्हें फिजिकली मूव किया जा सके वही इस क्राइम का हिस्सा बनती हैं। अच्छा, यहाँ सोर्सेज में एक टर्म बार बार हाईलाइट किया गया है और वो है सब्सिक्वेंट डिसऑनेस्टी। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन लगता है इस पूरे क्राइम की बुनियाद यही है। इसका आखिर मतलब क्या है? यही वो एलिमेंट है जो इस क्राइम को बाकी सभी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस से अलग करता है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि प्रॉपर्टी शुरुआत में किसी इंसान के पास बिल्कुल इनोसेंटली या लॉफुली आती है। मतलब शुरू में कोई बेईमानी नहीं थी? एकदम सही। जब उस व्यक्ति ने वो संपत्ति अपने हाथ में ली तब उसके दिमाग में चोरी का या बेईमानी का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन बाद में किसी भी वजह से उस व्यक्ति की नीयत खराब हो जाती है। ओह, यानी इंटेंट चेंज हो जाता है। हाँ, उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है, और यही जो बाद में आई हुई बेईमानी है यानी सब्सिक्वेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वही उस लॉफुल पोजेशन को एक क्राइम में बदल देती है। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमारे लीगल सोर्सेज में काफ़ी क्लियरली समझाया गया है। मान लीजिए दो दोस्त हैं और उन दोनों ने मिलकर एक महंगा घोड़ा यानी हॉर्स खरीदा है। दोनों उसके जॉइंट ओनर्स हैं। एक दिन उनमें से एक दोस्त उस घोड़े को राइड करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जो कि बिल्कुल लॉफुल है क्योंकि वो जॉइंट ओनर है। राइट। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में लालच आ जाता है। वो उस घोड़े को बाजार में बेच देता है और सारे पैसे अकेले खुद रख लेता है, दूसरे दोस्त को कुछ बताता तक नहीं। ये एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन इलस्ट्रेशन है। देखिए, कानून इसे चोरी यानी थेफ्ट नहीं मान सकता। चोरी के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे से उसकी मर्जी के बिना ली जाए। हाँ, पर यहाँ तो वो खुद ही ओनर था, घोड़ा उसके पास लॉफुली था। एग्जैक्टली। पर जब उसने घोड़े को बेचकर सारे पैसे अकेले रख लेने का डिसीजन लिया तो वहां एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन पैदा हुई। इस नियत की वजह से दूसरे दोस्त को एक रॉन्गफुल लॉस हुआ, गलत तरीके से नुकसान। हाँ, और उस पहले दोस्त को रॉन्गफुल गेन। जब भी लॉफुल पोजेशन के बाद नियत बेमान होती है और किसी को रॉन्गफुल लॉस होता है तो वहां क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में ना एक उलझन पैदा हो रही है। मान लीजिए
किसी ने अपने रूममेट की साइकिल या लैपटॉप बिना उसे बताए सिर्फ कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल किया। उसका इरादा प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए रखने का नहीं था। उसने अपना काम किया और चीज वैसे की वैसी वापस रख दी। तो अगर कोई परमानेंट नुकसान नहीं हुआ तो क्या टेम्परेरी मिसएप्रोप्रिएशन भी क्राइम कहलाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन डाउट है, और बीएनएस सेक्शन 314 के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं वो इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। कानून एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन। ओह वाओ, यानी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए हड़पना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़े वक्त के लिए भी किसी और की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया और उस वक्त उसकी नीयत बेईमान थी, जिससे किसी और को टेम्पररी रॉन्गफुल लॉस हुआ, तो वो क्राइम की कैटेगरी में ही आएगा। कानून इस बात पर छूट नहीं देता कि बाद में गलती सुधार ली गई। तो इसका मतलब कानून हमारी नीयत को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है। अगर 1 घंटे के लिए भी नीयत खराब हुई तो कानूनी दायरा उसे पकड़ लेता है। पर मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी या तो कंसेंट से मिलती है या शेयर्ड रिलेशन से। इससे एक और सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर कोई ऐसी चीज मिले जिसका आसपास कोई मालिक ही ना हो, जैसे सड़क पर गिरा हुआ पर्स, किसका है ये पता ही ना हो, तो वहां कंसेंट का सवाल ही कहाँ आता है? यहाँ से एक नया और बहुत दिलचस्प लीगल सिनेरियो शुरू होता है, जिसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट आर्टिकल के कानूनी नियम कहते हैं। अगर किसी को अचानक कोई पड़ी हुई चीज मिलती है तो पहली बात तो यह है कि कानून उसे जमीन से उठाने पर क्रिमिनल नहीं मानता। प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेना, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन पोजेशन लेने के बाद उस व्यक्ति पर एक लीगल ड्यूटी जरूर बन जाती होगी। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी खोई हुई चीज को उठाता है तो कानून उस पर एक स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी डालता है। उस व्यक्ति को उस चीज के असली मालिक को ढूंढने के लिए रीजनेबल मीन्स और रीजनेबल टाइम का इस्तेमाल करना होता है। और अगर वो ऐसा ना करे तो? अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता और बिन कोशिश किए उस संपत्ति को अपना बना लेता है या बेच देता है, तब जाकर उसकी ये हरकत क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बन जाती है। कोर्ट में होता कैसे है? ये पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को एक सुनसान गांव की कच्ची सड़क पर एक अनजान घड़ी मिलती है। वहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, तो वहां रीजनेबल मीन्स बहुत लिमिटेड है। राइट, वहां ढूंढना मुश्किल है। लेकिन वही घड़ी अगर किसी को एक बड़े शॉपिंग मॉल में मिलती है, जहां सिक्योरिटी डेस्क है, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर है और कैमराज हैं, तो वहां रीजनेबल मीन्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। अगर वो इंसान मॉल में घड़ी मिलने पर उसे सिक्योरिटी को देने के बजाय सीधा घर ले जाए, तो कोर्ट मानेगा कि उसने बेईमानी की। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सोर्सेज में एक बहुत पुराना और दिलचस्प केस लॉ दिया गया है, फुमान वर्सेस एमपी। इस केस में एक मंदिर के बाहर वाले इंसिडेंट का जिक्र है, जहां भीड़ में एक पर्स गिरा था। आखिर उस केस में क्या हुआ था? उस केस में इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। एक व्यक्ति को जमीन पर एक पर्स गिरा हुआ मिला। उसने वो पर्स उठाया और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। लेकिन उसकी इस हरकत को वहां खड़े कुछ लोगों ने देख लिया। उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। तो मैटर सीधा कोर्ट चला गया होगा। हाँ, और सबको लगा कि ये तो क्लियर कट चोरी या मिसअप्रोप्रिएशन है। लेकिन कोर्ट का एनालिसिस बहुत ही डीपली लॉजिकल था। कोर्ट ने उस व्यक्ति को मिसअप्रोप्रिएशन के चार्ज से बरी कर दिया। वेट, बरी कर दिया? ऐसा क्या लॉजिक दिया कोर्ट ने? कोर्ट का कहना था कि सिर्फ पर्स जमीन से उठाकर जेब में रख लेना क्राइम नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को तुरंत वहीं पर पकड़ लिया गया था। उसके पास पर्स के मालिक को ढूंढने का ना तो समय मिला और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी। ओह, यानी उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन अभी तक लीगली साबित नहीं हुई थी। बिल्कुल। हो सकता है वो पर्स उठाकर आसपास पूछने वाला हो या पुलिस स्टेशन जाने वाला हो। कानून किसी को उसके दिमाग के अंदर चल रही नीयत को साबित किए बिना सजा नहीं दे सकता, और इस केस में नीयत का पता लगाने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक और एग्जाम्पल है हमारे सोर्सेज में, जो बताता है कि इंटेंट कब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मान लीजिए किसी को सड़क पर एक बेरर चेक मिलता है। उस चेक पर मालिक का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ। अब वो व्यक्ति उस नाम वाले इंसान को ढूंढने की एक कोशिश भी नहीं करता। वो सीधा बैंक जाता है और उस चेक को कैश करवाकर पैसे निकाल लेता है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। उस चेक पर नाम लिखा होना ही अपने आप में एक रीजनेबल मीन्स था ओनर तक पहुंचने का। जब उस व्यक्ति ने ओनर को ढूंढने के बदले सीधा बैंक जाके पैसे निकाल लिए, तो उसने क्लियरली प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए कन्वर्ट कर लिया। यहाँ कोई डाउट नहीं बचता कि उसकी नीयत बेईमान थी। एकदम सही। वहां उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है।
इस चीज को समझने के लिए एक मॉडर्न एनालॉजी बनाते हैं। मान लीजिए किसी को सड़क पर एक लावारिस स्मार्टफोन मिलता है। फोन को जमीन से उठाना, डस्ट साफ करना और बारिश से बचाने के लिए अपनी पॉकेट में रखना कोई क्राइम नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर अगले ही दिन वो व्यक्ति उस फोन के अंदर से असली मालिक का सिम कार्ड निकालकर कचरे में फेंक दे और अपना खुद का सिम कार्ड डालकर उस फोन को अपना बना ले, तो वहां लाइन क्रॉस हो जाती है। वहां उसके एक्शंस ने दिमाग की नीयत का एक्सरे कोर्ट के सामने रख दिया। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। सिम कार्ड निकालना उस कन्वर्जन टू ओन यूज का अल्टीमेट प्रूफ है। पर यहाँ कानून एक और बहुत सटल और जरूरी डिस्टिंक्शन करता है। हमने खोई हुई संपत्ति की बात की, लेकिन एक होती है अबैंडन्ड प्रॉपर्टी, यानी लावारिस संपत्ति जिसे किसी ने खुद फेंक दिया हो, जैसे कचरे में फेंका हुआ कोई पुराना सामान। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी क्लियरली अबैंडन्ड है, जैसे किसी ने अपने घर के बाहर कचरे के डब्बे में कोई टूटा हुआ सामान फेंक दिया है, तो उस पर मिस अप्रोप्रिएशन का नियम लागू नहीं होता। अबैंडन्ड प्रॉपर्टी का लीगली कोई मालिक नहीं होता। और जब किसी चीज का कोई मालिक ही नहीं है, तो उसे रखने पर किसी को रॉन्गफुल लॉस नहीं होगा, और बिना रॉन्गफुल लॉस के कानून उसे क्राइम नहीं मानता। सही पकड़ा आपने। तो मिस अप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी या तो अचानक मिलती है या किसी कैजुअल रिलेशन से आती है। लेकिन इससे ना एक बिल्कुल अलग परिस्थिति के बारे में मैं सोच रही थी। क्या होगा अगर प्रॉपर्टी अचानक ना मिले, बल्कि प्रॉपर्टी का मालिक खुद पूरे होशो हवास में और पूरे भरोसे के साथ अपनी कीमती चीज सौंपे? यहां से हम अचानक मिलने वाली चीजों की दुनिया से निकलकर भरोसे की दुनिया में आते हैं, और इसके साथ ही हम अपने डीप डाइव के नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हम CBT भी कहते हैं, जो पुराने IPC में सेक्शन 405 में आता था और नए BNS में सेक्शन 316 बन गया है। आखिर ये कॉन्सेप्ट मिसएप्रोप्रिएशन से अलग कैसे है? CBT को समझने के लिए सिर्फ एक शब्द पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, और वो शब्द है एंट्रस्टमेंट। जब हम मिसअप्रोप्रिएशन की बात कर रहे थे, तो वहां कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई लंबा भरोसा नहीं था, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप सुनने में बड़ा टेक्निकल और भारी शब्द लगता है। इसका आम जिंदगी में कानून की भाषा से बाहर क्या मतलब होता है? आम भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा रिश्ता जो पूरी तरह से और लीगली भरोसे पर टिका हो। यहां प्रॉपर्टी अचानक या गलती से नहीं आती। मालिक अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति किसी और के हाथ में सौंपता है, एक क्लियर अग्रीमेंट के तहत कि इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखा जाएगा। और अगर वो व्यक्ति उस भरोसे को तोड़ दे तो? हाँ, अगर वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है उस भरोसे को तोड़ता है और बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है, तो वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। घर से बाहर जा रहा है, उसने अपना सारा महंगा फर्नीचर एक वेयर हाउस में रखवा दिया और रेंट पे करने का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया। अब प्रॉपर्टी लीगली वेयर हाउस कीपर के कब्जे में है, लेकिन ओनरशिप अभी भी उस व्यक्ति की है। अब अगर वो वेयर हाउस कीपर लालच में आकर उस फर्नीचर को किसी और को बेच दे और पैसे खुद रख ले, तो उसने सिर्फ चोरी नहीं की, उसने एक कानूनी भरोसा तोड़ा है। यही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सही कहा। यहां फर्नीचर अचानक गिरा हुआ नहीं मिला था, मालिक ने एक्सप्लिसिटली उसे इंट्रस्ट किया था। और इस एंट्रस्टमेंट कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही कंटेम्पररी और जरूरी एग्जाम्पल नए BNS सेक्शन 316 की स्पेशल एक्सप्लेनेशंस में शामिल किया गया है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? ये डायरेक्ट तौर पर हर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यानी मालिक और कर्मचारी के रिश्ते से जुड़ा है। ओह हाँ, सोर्सेज में इस प्रोविडेंट फंड और ESI वाले पॉइंट को अलग से हाईलाइट किया गया था। आमतौर पर होता क्या है कि हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से PF या ESI के नाम पर कुछ पैसा काटा जाता है, इस क्लियर वादे के साथ कि एम्प्लॉयर उस पैसे को आगे चलकर गवर्नमेंट फंड में जमा करेगा। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर वो पैसा सैलरी से काट तो लेता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट फंड में जमा करने के बजाय अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगा देता है या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लेता है, जो कि एकदम गलत है। और इसी चीज को कानून सबसे सख्ती से देखता है। BNS सेक्शन 316 की स्पेशल एक्सप्लेनेशन इस एक्ट को एक्सप्लिसिटली और बिना किसी डाउट के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानती है। इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? एम्प्लॉई ने अपना हार्ड अर्न्ड पैसा अपने एम्प्लॉयर को इंट्रस्ट किया था। कानूनी भाषा में कहें तो एम्प्लॉयर के पास उस फंड पर एक तरह का कंट्रोल था। उस पैसे का मालिक एम्प्लॉयर नहीं था, वो सिर्फ एक ट्रस्टी था।
जब उसने वो पैसा किसी और काम में यूज कर लिया तो उसने एक फिड्यूशरी ट्रस्ट ब्रीच किया। इस बात पर लॉ इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? मिस अप्रोप्रिएशन के मुकाबले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को आमतौर पर ज्यादा सीरियस ऑफेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमी का सिस्टम, बैंक्स, वेयरहाउसेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट पर टिका है। अगर कानून ट्रस्ट तोड़ने पर सख्त सजा नहीं देगा तो कोई इंसान बैंक में पैसा नहीं रखेगा, कोई कुरियर से सामान नहीं भेजेगा और पूरा बिजनेस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये बात तो है। यहाँ मैं एक बहुत ही क्रिटिकल लीगल न्यूआंस उठाना चाहती हूँ, एक ऐसी टेक्निकलिटी जो अक्सर आम लोगों को और कई बार पुलिस तक को कंफ्यूज कर देती है। मान लीजिए किसी ने दुकानदार से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, जैसे कि एक महंगा लैपटॉप। जी। सामान खरीदते वक्त प्रॉमिस किया कि वो पैसे अगले हफ्ते देगा। ठीक है। दुकानदार ने सामान दे दिया, लेकिन अगले हफ्ते वो व्यक्ति पैसे देने से साफ मना कर देता है। अब यहाँ तो उसने दुकानदार का भरोसा तोड़ा ना, तो क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड और कॉमन डाउट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जहां भी भरोसा टूटा वहां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्रिमिनल केस लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स जो हमारे लीगल टेक्स्ट में हाईलाइट किए गए हैं इस पॉइंट पर एकदम क्लियर हैं। कानून इस ट्रांजैक्शन को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं मानता। ऐसा क्यों? आखिर उसने अपना प्रॉमिस तो तोड़ा ही है, बेईमानी तो की है। क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के लिए इंट्रस्टमेंट होना जरूरी है। जब कोई नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही वो लैपटॉप उस व्यक्ति को डिलीवर हुआ, उसकी ओनरशिप यानी मालिकाना हक लीगली उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो गया। सेल में प्रॉपर्टी एंट्रस्ट नहीं की जाती, ओनरशिप बेची जाती है। अच्छा, यानी अब वो लैपटॉप उस व्यक्ति का खुद का हो चुका है। एग्जैक्टली। और कोई भी इंसान खुद की प्रॉपर्टी का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे कर सकता है? पैसे ना देना, प्रॉमिस तोड़ना जरूरी है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट का टूटना है, जिसे लॉ की भाषा में सिविल रॉन्ग कहते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सेल में वही फर्क है जो किसी को अपनी तिजोरी और उसकी चाबी देने में है। अगर दुकानदार ने सामान बेच दिया तो उसने पूरी तिजोरी ही दे दी, यानी सेल। लेकिन अगर उसने सिर्फ तिजोरी की चाबी कुछ दिनों के लिए संभालने को दी, यानी एंट्रस्टमेंट, और सामने वाले ने तिजोरी खोलकर माल निकाल लिया, तब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। सेल में मालिकाना हक दूसरे का हो जाता है, इसलिए अगर उस इंसान ने पैसे नहीं दिए तो दुकानदार उस पर सिविल सूट डाल सकता है पैसे की रिकवरी के लिए, लेकिन उस पर फ्रॉड या सीबीटी का क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा सकता। ये डिस्टिंक्शन कोर्ट रूम्स में कितनी ही बार मिस हो जाता होगा। लोग अक्सर सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस का प्रेशर बनाया जा सके। तो अब तक हमने मिस अप्रोप्रिएशन, जहां चीज अचानक मिलती है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहां चीज पूरे भरोसे से सौंपी जाती है, इन दोनों को समझा। हाँ। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी में रियल केसेस कोर्ट्स में जाते हैं तो सोर्सेज बताते हैं कि जजेस और लॉयर्स तक को अक्सर इन दोनों और थेफ्ट यानी चोरी के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, द ब्लर्ड लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। तो चलिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, को एक क्लियर फ्रेम में रखते हैं। इन तीनों का कंपैरेटिव ब्रेकडाउन कानून को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले थेफ्ट या चोरी को देखते हैं, जो बीएनएस सेक्शन 303 में आता है। थेफ्ट की पहचान यह है कि इसमें शुरुआत से ही, पहले सेकंड से ही व्यक्ति की नीयत बेईमान होती है और संपत्ति ओनर की कंसेंट के बिना उसके कब्जे से ली जाती है। यानी बैड इंटेंशन और एक्शन एक ही वक्त पर होते हैं। चोरी में कंसेंट बिल्कुल नहीं होती। अब दूसरा, मिसअप्रोप्रिएशन, जो बीएनएस 314 में आता है। मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी ओनर की कंसेंट से मिलती है या फिर अचानक बाई चांस मिलती है। शुरुआत में कोई प्री प्लान्ड बैड इंटेंट नहीं होता। व्यक्ति प्रॉपर्टी लॉफुली अपने पास लेता है, लेकिन बाद में नीयत खराब हो जाती है और यहाँ कोई फॉर्मल ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और तीसरा और सबसे सीरियस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या सीबीटी, जो बीएनएस 316 में आता है। यहाँ प्रॉपर्टी अचानक नहीं मिलती, यहाँ प्रॉपर्टी कंसेंट से ही सौंपी जाती है, लेकिन एक बहुत ही क्लियर लीगल या फिड्यूशरी ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जब उस डीप भरोसे को बाद में बेईमानी से तोड़ा जाता है, तब सीबीडी होता है। इंट्रस्टमेंट का होना ही यहाँ सबसे अहम रिक्वायरमेंट है। मुझे इस डिस्कशन में एक केस ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। सोर्सेज में एक रेलवे टिकट एक्सचेंज केस का जिक्र है, एमपी वर्सेस रजा हुसैन।
इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसने इन तीनों क्राइम्स के बीच के फर्क को इतना साफ कर दिया? ये केस कानूनी किताबों में क्लासिक रेफरेंस माना जाता है, क्योंकि एक ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाता है जहां तीनों ऑफेंसेस के बीच की लाइन काफी ब्लर होती नजर आती है। होता कुछ यूं है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक महिला और एक आदमी खड़े थे। अच्छा। महिला के पास आगे के एक लंबे सफर का एक वैलिड और महंगा टिकट था, वहीं उस आदमी के पास एक सस्ता या बेकार टिकट था। महिला उस आदमी पर एक कैजुअल भरोसा करती है और अपना टिकट उस आदमी को देती है चेक करने के लिए, ये पूछने के लिए कि ट्रेन नंबर सही है या नहीं। राइट, वो बस हेल्प मांग रहे थे। हाँ, आदमी उस टिकट को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही चालाकी से, चुपके से अपना बेकार टिकट महिला के हाथ में वापस पकड़ा देता है और महिला का असली टिकट अपनी जेब में रख लेता है। तो यहाँ टेक्निकलिटी देखिए, आदमी ने चुपके से टिकट बदल दी। मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ये चोरी है। उसने दूसरे का महंगा टिकट चुरा लिया। कानून इसे चोरी क्यों नहीं मानता? क्योंकि चोरी यानी थेफ्ट की सबसे बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। महिला ने अपनी टिकट अपने हाथ से, अपनी कंसेंट से उस आदमी के हाथ में रखी थी। उस आदमी ने टिकट बिना पूछे छीनकर नहीं ली थी। जब शुरुआत में कंसेंट होती है तो वो चोरी नहीं कहलाती। तो अगर ये चोरी नहीं है तो फिर ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि महिला ने भरोसा करके ही तो टिकट दी थी। पर कोर्ट ने इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनके बीच कोई फॉर्मल फिड्यूशरी रिलेशनशिप या लंबा एंट्रस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये टिकट संभाल कर रखने का कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं था, बस एक कैजुअल इंटरेक्शन था। ओह, और इसी वजह से द डॉट्स कनेक्ट। कोर्ट ने इसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का चार्ज दिया होगा। टिकट उस आदमी के पास लॉफुली और इनोसेंटली आया था, सिर्फ देखने के लिए, लेकिन हाथ में आने के बाद सेकंड के कुछ हिस्से में ही उसकी नीयत खराब हो गई। एग्जैक्टली। ये केस इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है कि कानून फिजिकल एक्शंस के पीछे छुपी इंसान की बदलती नीयत और रिश्ते के नेचर को कैसे डिकोड करता है। कंसेंट, इंटेंट और रिलेशनशिप, ये तीन चीजें ही फैसला करती हैं कि ऑफेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा। क्या ब्रिलियंट एप्लीकेशन है कानून का। छोटी सी डिटेल्स और सेकंड भर की नियत पर पूरा क्रिमिनल केस पलट जाता है। इस पूरी चर्चा से ये साफ होता है कि हमारा भारतीय कानून सिर्फ इस मैकेनिकल प्रोसेस पर सजा नहीं देता कि फिजिकली प्रॉपर्टी किसके पास से किसके पास गई। बिल्कुल, कानून का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि प्रॉपर्टी किस नियत से, किस वक्त और किस रिश्ते के तहत ली गई। जैसा कि हमने देखा, एक नॉर्मल लैपटॉप खरीदने के सेल कॉन्ट्रैक्ट और एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच का अंतर सिर्फ इंट्रस्टमेंट की तिजोरी और चाबी वाले फर्क पर टिका है। तो आगे से अगर किसी को सड़क पर कुछ गिरा हुआ मिलता है या कोई दोस्त कुछ दिनों के लिए कोई चीज बोरो करता है, तो ये जानना जरूरी है कि लॉ इन एवरीडे एक्शंस को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। सही कहा। और इसी के साथ सोसाइटी का बैलेंस बना रहता है। इंसान के इंटेंट को ट्रैक करना ही जस्टिस का असली आधार है। एंड बिफोर वी रैप अप दिस डीप डाइव, एक फाइनल थोड़ा प्रोवोकेटिव थॉट यहाँ दिमाग में आता है, जिसे सोर्सेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमारा पूरा प्रॉपर्टी लॉ सिस्टम फिजिकल दुनिया और इंसान के दिमाग में चल रही उस नियत पे टिका है, पर नियत तो इनविजिबल है ना। द इनविजिबल मेंस रिया, जिसे कोर्ट में साबित करना हमेशा से सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। और आज के डिजिटल युग में ये चैलेंज और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। आजकल हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति, हमारा डेटा, हमारी क्रिप्टो करेंसी, हमारे क्लाउड पासवर्ड्स, सब कुछ वर्चुअल है, इनविजिबल है। ऐसे में एक इनोसेंट मिस्टेक और एक डिसऑनेस्ट डिजिटल मिसअप्रोप्रिएशन के बीच की लाइन को कानून भविष्य में कैसे साबित करेगा? ये काफी लंबा डिबेट बनने वाला है आगे चलकर। बिल्कुल। अगर किसी अनजान व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट में अचानक क्रिप्टो टोकन्स ट्रांसफर हो जाए और वो व्यक्ति अगले 1 महीने तक उन्हें रिटर्न ना करे, तो क्या कानून उसे रीजनेबल टाइम मानेगा? एक क्लाउड पासवर्ड किसी दोस्त को देना एंट्रस्टमेंट है या सेल? जैसा कि कानून हमेशा सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता रहता है, वैसे ही क्राइम के तरीके और संपत्ति का स्वरूप भी बदल रहा है। द ह्यूमन माइंड इज इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और उसकी नीयत को पढ़ना आसान नहीं है। हम जरूर देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता आगे चलकर इन डिजिटल रियलिटीज को कैसे अडेप्ट करती है। तब तक के लिए ऐसी ही लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करते रहिए और ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी एडवांस हो जाए, नियत आखिर में एक्शन से ही पकड़ी जाती है।